मैंने ममनूनियत का इजहार किया तो वो बोले इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें निकालने का यहाँ से एक ही तरीका सोचा है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे। अगर होटल में गए तो पुलिस मुमकिन है पहले से वहाँ मौजूद हो। यहाँ से बावर्दी पुलिस तो जा चुकी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सीआईडी के 2-1 आदमी चौक में इलाके की ज़रूर निगरानी कर रहे होंगे। मैंने कहा मोहतरम आप हमें किसी तरीके से यहाँ से निकाल दें, आगे हम खुद संभाल लेंगे। वो ज़रा तुर्श लहजे में बोले मगर बंदा खुदा तुम जाओगे कहाँ। मैंने कहा क्या आप हमें लाइट हाउस के करीब किसी जगह पहुँचा सकते हैं। क्यों नहीं, उन्होंने कहा लेकिन वहाँ तुम किसके पास जाओगे। मैंने यूं ही कह दिया वहाँ हमारे शहर का एक जानने वाला रहता है, हम इसके पास चले जाएंगे, वो रात को हमें किसी गाड़ी में बिठाकर जाफना की तरफ रवाना कर देगा। ठीक है, मुसलमान बुजुर्ग ने खाना खाते हुए इस बात में सर हिलाया। बाद में उन्होंने हमें तरीक़ाकार बताया। मैंने इस मामले पर बड़ा गौर किया, लेकिन एक ही नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मुझे खुद ही तुम्हें यहाँ से ले जाना होगा। तुम मेरी गाड़ी की पिछली नशिस्तों पर कमरों के नीचे छुप जाना। पैदल जाने की सूरत में मुझे डर है कि पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इस वक्त हम वहाँ से किसी न किसी तरह निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि हम बहरहाल ख़तरे के इलाके में हैं। अगर पुलिस को शक हो जाता तो हमारा गिरफ्तार हो जाना यकीनी था। मैंने फ़ौरन इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया। मुसलमान बुजुर्ग ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखकर कहा हम पूरे 11 बजे यहाँ से निकलेंगे। जब 11 बजे तो हमारे मोहसिन बुजुर्ग ने हमें साथ लिया और बाहर गैराज में ले आए, जहाँ एक छोटी गाड़ी खड़ी थी जिसकी पिछली नशिस्तों पर कम्बलों का ढेर लगा हुआ था। बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा इन कमलों के नीचे घुसकर अपने आप को अच्छी तरह से छुपा लो, ये इलाका गुजर जाए तो फिर बाहर मुंह निकाल लेना। हमने ऐसा ही किया। गाड़ी स्टार्ट हुई और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकती गैराज से निकल गई। हम कम्बलों के नीचे इस तरह घड़पां बन कर पड़े थे कि पुशाली का मुंह मेरे एक कान के बिल्कुल साथ लगा हुआ था। हमारा सफ़र खासा तवील साबित हुआ, लेकिन रास्ते में कोई गैर मामूली बात नहीं हुई। गाड़ी रुक गई। मुसलमान बुजुर्ग की आवाज़ आई अब तुम बाहर निकल सकते हो। हम कंबल हटाकर बाहर निकल आए। जिस जगह गाड़ी खड़ी थी वो साहिल समंदर का इलाका था। ये लवीनिया बीच का आखिरी किनारा है, मैं यहाँ तक ही तुम्हें ला सकता था, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी मदद करने से माजूर हूँ। मैंने इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ इतना ही बता दीजिए कि लाइट हाउस वाली सड़क यहाँ से किस तरफ है, क्योंकि वहाँ से हमें अपना होटल नज़दीक पड़ेगा। मुसलमान बुजुर्ग ने दूर नारियल के झुंड की तरफ इशारा किया। हम गाड़ी से बाहर निकल आए। हमने एक बार फिर इनका शुक्रिया अदा किया। मुसलमान बुजुर्ग ज़रा सा मुस्कुराए और बोले अगर तुम मुझे बता देते कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान से है तब भी मैं पुलिस को कभी इतला न करता। तुम्हें देखते और तुम्हारी बोलचाल सुनते ही मैं समझ गया था कि तुम पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान से यहाँ के मुसलमान किस दर्जा प्यार करते हैं। इसका अंदाज़ा तुम्हें मेरे रवैये से हो गया होगा। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। मुसलमान बुजुर्ग ने गाड़ी मोड़ी और वापस रवाना हो गए। वो मुझे और पोशाली को हैरत में गुम छोड़ गए थे। पोशाली ने तड़प कर कहा देखा तुमने, मैंने कहती थी कि इसे पता चल गया है कि हम गैर मुल्की जासूस हैं। मैंने पोशाली की तरफ चेहरा उठाकर कहा पोशाली तुमने ये भी देख लिया होगा कि ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद इस बुजुर्ग ने हमें अपने पास रखने और फिर आधी रात के अंधेरे में यहाँ तक पहुँचाने का ख़तरा मोल लिया। आखिर क्यों? महज इसलिए कि यहाँ के मुसलमान भी पाकिस्तान से बेलौस प्यार करते हैं। पाकिस्तान को ये लोग भी हमारी और दूसरे मुसलमान मुल्कों की तरह इस्लाम का नाकाबिल शिकस्त किला समझते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और यहीं से इस्लाम की निशाउस्सानिया का आगाज़ होगा। हम दरख्तों के साथ साथ लाइट हाउस की रोशनी की तरफ चल दिए। इस वक्त मेरा दिल भी इस्लाम और पाकिस्तान के पुरजोश जज्बात से लबरेज हो गया था। खुशहाली मेरी बातों से काफ़ी मुतासिर हुई थी। पाकिस्तान से इसे भी बहुत मोहब्बत थी, इसलिए कि जिस मुल्क यानी समरकंद व बुखारा से आई थी वहाँ लोग घरों में ऊंची आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत भी नहीं कर सकते थे। इसने कहा पाकिस्तान से हमारा भी दीनी रिश्ता है, पाकिस्तान से यही लगा और मोहब्बत थी जिसने मुझे तुम्हारे साथ इस मिशन में शरीक होने पर आमादा किया था। हमारे लिए भी पाकिस्तान हमारी आरजुओं की मंजिल मुराद है। खुशहाली की गुफ्तगू ने मेरे दिल में मौजिज़न वतन पाक और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के एहसासात व अज़ाइम को मज़ीद ताकत अता कर दी थी। हम बातें करते करते नारियल के दरख्त के आखिरी किनारे तक पहुँच गए थे। अब हमें लाइट हाउस की घूमती हुई रोशनी साफ नज़र आने लगी थी। हमें इस रोशनी से बचकर लाइट हाउस के अकब में जाना था। मेरे लिए ये इलाका अजनबी था, मगर खुशहाली इससे खूब वाकिफ़ थी। हम ऊंची चट्टानों की आड़ लेते लाइट हाउस की रोशनी से अपने आप को बचाते लाइट हाउस के अकब की जानिब चल रहे थे। लाइट हाउस की रोशनी घूम कर हमारी तरफ आती और हम जल्दी से किसी पत्थर के पीछे छुप जाते। इस तरह आंख मचोली करते हुए हम लाइट हाउस के अकब में आ गए। अभी तक मैंने इस इलाके को नहीं पहचाना था। खुशहाली एक जगह बैठ गई। लाइट हाउस की रोशनी हमारे सिरों के ऊपर से गर्दिश करती गुजर जाती थी। इसने उंगली से कुछ फासले पर दरख्तों की झुंड की तरफ इशारा करते हुए कहा हमें इन दरख्तों में जाना है, वहाँ से हमें वो पगडंडी मिलेगी जो अपने एजेंट की खुफिया कमीनगाह की तरफ ले जाती है। दरख्तों तक का फासला निसफ फरलांग से ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुसीबत ये थी कि हर 7 सेकंड के बाद लाइट हाउस की घूमती हुई रोशनी इस जगह पड़ती जहाँ किसी दरख्त या चट्टान की आड़ भी नहीं थी।
मैंने आहिस्ता से कहा, हमें यह फासला भाग कर तय करना होगा। पोशाली ने एक नज़र लाइट हाउस की तरफ डाली जो दूर साहिल समंदर की एक बुलंद चट्टान की रोशनी के मीनार की तरह खड़ा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर हमने यहाँ से भागना शुरू किया तो लाइट हाउस की रोशनी इन दरख्तों तक पहुँचते पहुँचते हम पर 10 मरतबा ज़रूर पड़ेगी। मैंने कहा, क्या हम किसी दूसरी तरफ से इन दरख्तों में नहीं पहुँच सकते? नहीं, वो बोली, दूसरा रास्ता सड़क का रास्ता है और वहाँ जाना ख़तरनाक साबित हो सकता है। पुलिस वहाँ ज़रूर मौजूद होगी। मैंने कहा, तो फिर अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ते हैं। मैंने आगे बढ़ने लगा तो पोशाली ने मुझे बाजू से पकड़कर रोक लिया। इसकी नीली आंखें रात के अंधेरे में चीते की आंखों की तरह चमक रही थी। इसने गिरदो पेश का गहरी नज़र से जायजा लिया और बोली, हम 10-15 कदम का फासला रखकर और झुककर भागेंगे। 1 2 3। जब लाइट हाउस की रोशनी हमारे ऊपर से गुजर गई तो मैंने झुके झुके सामने वाले दरख्तों के झुंड की तरफ भागना शुरू कर दिया। गीली रेत पर ज्यादा तेज नहीं दौड़ा जा रहा था। 7 सेकंड के बाद मैंने दाएं जानिब रोशनी की एक तवील और रोशन लहर को आते देखा तो वहीं जमीन पर लेट गया। रोशनी मेरे ऊपर से निकल गई तो मैं उठकर दोबारा भागने लगा। पोशाली भी झुकी झुकी मेरे पीछे भागी और साथ साथ चली आ रही थी। रोशनी हमारे ऊपर आती तो हम जमीन पर लेट जाते, रोशनी निकल जाती तो दोबारा उठकर दौड़ने लगते। ऐसा करने से हम बहुत जल्द थक गए। आखिर हमने मुश्किल तरीन मरहला तय कर लिया। दरख्तों में पहुंचते ही हम ज़मीन पर लेट गए। अब यहाँ से निकल चलो। सांस दुरुस्त हुई तो पोशाली ने सरगोशी की। पोशाली उठकर चलने लगी तो मैंने इसकी तकलीद की। कोई 1 फरलांग तक हम केले के दरख्तों में घिरी हुई सड़क पर चलते रहे। फिर एक पगडंडी पर उतर गए। ये पगडंडी एक टूटे हुए कदीम मंदिर के करीब से होकर तालाब के पास आई तो मैंने रास्ते को पहचान लिया। आगे नारियल और जंगली केलों के बेशुमार दरख्त थे। इन दरख्तों से निकले तो अंधेरे में हमें अपने एजेंट के बोसीदा क्वार्टर्स का हियोला दिखाई दिया। पोशाली रुक गई, मुझे एक तरफ दरख्तों में ले गई और सरगोशी में बोली, तुम यहीं ठहरो, मैं आगे जाकर देखती हूँ कि वहाँ कोई ख़तरा तो नहीं है। मैं केले के छोटे छोटे पत्तों वाले दरख्तों की ओट में हो गया। पोशाली डहलानी और एक तरफ को झुकी हुई छत वाले खस्ता हाल वीरान क्वार्टर की तरफ बढ़ी। बहुत जल्द वो अंधेरे में मेरी नज़रों से ओझल हो गई। चंद सेकंड्स बाद इसका साया नमूदार होकर मेरी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। इसने करीब आकर बताया कि क्वार्टर खाली है और सामने वाली झुग्गी भी खाली है जहाँ कभी अपने एजेंट का मुलाजिम बूढ़ा सिन्हाली रहा करता था। हम बेधड़क क्वार्टर में दाखिल हो गए। बांस की चारपाई अभी तक वैसे ही बिछी हुई थी। अंधेरा इतना था कि क्वार्टर के अंदर आने के बाद हम एक दूसरे को देखना मुहाल हो गया था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। गीली रेत और समुद्री चट्टानों में चल चल कर हम थक गए थे। पोशाली ने कहा, यहाँ बैठना ठीक नहीं, बाहर आ जाओ। हम क्वार्टर के सामने दरख्तों के नीचे घास पर बैठ गए। मैंने इधर उधर से सूखे पत्तों को जमा करके इन्हें सुलगा दिया था ताकि मच्छर भाग जाए, जिन्होंने फ़ौरन ही हम पर हल्ला बोल दिया था। पोशाली कहने लगी, अब सुबह होने से पहले पहले हम में से किसी एक को अपने एजेंट के पास टेम्पल रोड वाली दुकान पर जाना होगा ताकि इसे सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए। हमारे मिशन की नाकामी का तो इसे इल्म हो गया था, अलबत्ता हमारे फरार का इसे अभी पता नहीं चला होगा। मैं इससे मिलने जाऊंगा, तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। पोशाली एक लम्हे के लिए चुप हो गई। पत्तों के ढेर से अगरचे शोले नहीं निकल रहे थे मगर आग की लाली दूर से नजर आ सकती थी। मैंने अलाव पर मिट्टी डाल दी और दोबारा क्वार्टर में आ गए। यहाँ अंधेरा जरूर था मगर मच्छर कम थे। मैं लकड़ी के फर्श पर बैठ गया और पोशाली बांस की चारपाई पर नींदराज हो गई। मुझे वो चारपाई पर लेटी साए की तरह नजर आ रही थी। इसने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा तो इसकी नीली आंखें चमक रही थी। तुम अपने एजेंट की दुकान पर कैसे जाओगे? रास्ते में अगर पुलिस ने चेकिंग की तो पकड़ लिया जाओगे। पोशाली, ये खतरा तो हमें मोल लेना ही पड़ेगा। आखिर यहाँ कब तक यूं ही पड़े रहेंगे? चांकिया प्लान का मिशन अभी तक नामुकम्मल है। मैं उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है कि मुझे इसी वक्त अपने एजेंट की तरफ चल पड़ना चाहिए। हमारा वक्त बड़ा कीमती है। एजेंट दुकान ही में सोता है। पोशाली भी उठकर बैठ गई। मेरी तरफ अपनी नीली आंखों से देखकर कहने लगी, मेरा ख्याल है तुमने ठीक फैसला किया है। तुम अभी जाओ, मैं यहाँ रहकर इंतज़ार करूँगी। मेरी जेब में 200-250 के करीब रुपए और एक चाकू मौजूद था। पिस्तौल वगैरह नहीं था, अगरचे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, लेकिन पिस्तौल की अदम मौजूदगी में भी मैं अपनी हिफाजत कर सकता था। मैंने पोशाली को कमरे के अंदर ही रहने की हिदायत की और ख़ुद दरवाज़ा खोल कर बाहर निकला तो दूसरे रास्ते पर दरख्तों के नीचे अंधेरे में चल पड़ा। ये जंगली रास्ता आगे जाकर एक छोटी सड़क पर निकलता था जहाँ से मैंने अपना रुख बड़ी सड़क की तरफ मोड़ लिया। मैं चाहता था कि जल्दी से कोई टैक्सी मिल जाए और मैं बोरीला जंक्शन पहुँच जाऊँ, क्योंकि रास्ते में पुलिस की चेकिंग का खतरा बराबर मेरे आसाब पर सवार था। मैं खाली सड़क के फुटपाथ पर चला जा रहा था। खंबे की रोशनी आती तो एक तरफ अंधेरे में होकर आगे निकल जाता। अभी तक मुझे कहीं कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दिया था। यहाँ से बोरीला जंक्शन वाला चौक काफ़ी दूर था
और वहाँ तक पैदल जाना खतरे वाली बात थी। मैं सड़क के एक मोड़ पर पहुँचा तो पहलू वाली सड़क से एक टैक्सी आती नजर आई। इसकी सुर्ख बत्ती जल रही थी, जिसका मतलब था कि टैक्सी खाली है। मैंने इसे हाथ देकर रोक लिया। टैक्सी एक सिनहाली चला रहा था। मैं टैक्सी में घुस गया और बोरीला जंक्शन चलने को कहा। 20-25 मिनट के बाद कोलंबो की खामोश मगर रोशनी में डूबी हुई सड़कों पर से गुजरती टैक्सी बोरीला जंक्शन के चौराहे में दाखिल हुई तो मैंने इसे एक तरफ रुकवा लिया और किराया अदा करके टेम्पल रोड के फुटपाथ पर रिहायशी फ्लैटों के साथ साथ बुद्ध मंदिर की तरफ चलने लगा। दुकान बंद थी, ऊपर के फ्लैट में भी अंधेरा छाया हुआ था। मैंने खास अंदाज में 3 बार घंटी का बटन दबाया और दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मेरी आंखें सड़क के दोनों किनारों का जायजा ले रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने सर ऊपर उठाकर देखा, अपने एजेंट के फ्लैट में रोशनी नहीं हुई थी। घंटी की आवाज़ यकीनन इसने सुन ली होगी, कहीं वो गहरी नींद न सो रहा हो। फिर ख्याल आया कि जो लोग अपने प्यारे वतन की सलामती और बका के खातिर जान हथेली पर रखकर दुश्मन के पेट में आकर बैठ जाते हैं, इन्हें कभी गहरी नींद नहीं आती। मेरा ये तजिया दुरुस्त साबित हुआ और अंदर से दुकान के दरवाजे की चटखनी खुलने की आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। इसने मुझे दीवार के साथ लगकर खड़े हुए देख लिया था। मैं तेज़ी से दुकान में दाखिल हो गया। एजेंट ने दरवाज़ा बंद करके चटखनी लगाई और मेरे पीछे ऊपर आने को कहा। ऊपर वाले तंग कमरे में जाते ही इसने पलट कर मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम और पोशाली दोनों महफूज हो गए? जी हाँ, हमें अल्लाह जाने किस जजीरे में कैद कर दिया गया था। बड़ी मुश्किल से वहाँ से फरार का मौका मिला। पोशाली लाइट हाउस वाली खुफिया कमीनगाह में है। मैं आपको इतला देने आया हूँ कि चांकिया प्लान। मेरी बात काटते हुए वो बिस्तर पर बैठ गया और बोला, मैं सब जानता हूँ। पहले बात ये बताओ कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यहाँ आते किसी ने नहीं देखा? मैंने कहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरा ताक़ुब नहीं किया जा रहा था। एजेंट गुस्से से बोला, ख्याल कोई चीज़ नहीं होती। मुझे यकीन के साथ हाँ या ना में जवाब दो। मैंने यकीन के साथ कह दिया कि मेरे पीछे कोई आदमी नहीं था और यहाँ दाखिल होते हुए भी मुझे किसी ने नहीं देखा। वो तेज़ी से उठा, बाजार वाली खिड़की का पट ज़रा सा खोल कर नीचे झांका और फिर खिड़की बंद करके चारपाई पर बैठ गया। मेरी बात गौर से सुनो, इसने धीमी आवाज़ में कहा। चांकिया प्लान की नोयत अब तब्दील हो गई है। भारतीय हुकूमत ने पांडिचेरी के साहिल के करीब अपने ज़ेरे ज़मीन एटमी बिजली घर में चांकिया प्लान पर काम शुरू कर दिया है। ये काम पांडिचेरी के अलावा अहमदाबाद के करीब भाभा एटमी मरकज़ में भी जारी है। मुझे जो हिदायत मिली हैं इनके तहत अब हमारी हुकूमत को चांकिया प्लान के ब्लूप्रिंट की फ़िल्म दरकार है। भारतीय एटमी कमीशन ने चांकिया प्लान के फार्मूले की एक मास्टर कॉपी तैयार कर रखी है। ये अंगूठी के साइज़ की माइक्रो फिल्म की सूरत में है, जिसमें पांडिचेरी वाले ज़ेरे ज़मीन एटमी बिजली घर के तामीराती नक्शे भी शामिल है। इस अंगूठी को एल्यूमिनियम की एक छोटी डिबिया में बंद करके दिल्ली के लाल किले में गदर की तस्वीर और नवादरात के कदीम अजायब घर के तहखाने में लाकर रख दिया गया है। तुम्हें किसी न किसी तरह इस माइक्रो फिल्म की एल्यूमिनियम की डिबिया को वहाँ से चुरा कर दिल्ली ही में अपने एजेंट के हवाले करना है। अब सूरत हाल ये है कि हम भारतीय हुकूमत को यूरेनियम की अफजूदगी से किसी तरह नहीं रोक सकते। चुनाचा हमारी हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर इस ज़रे ज़मीन एटमी बिजली घर और यूरेनियम अफजूदा करने वाले फार्मूले की माइक्रो फिल्म हासिल कर लेते हैं तो हमारी हुकूमत इसे डी वैल्यू करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश करके दुनिया को भारत के एटमी हथियार तैयार करने के ख़तरनाक अज़ाइम से बाकायदा सबूत के साथ खबरदार कर सकती है। यूँ हुकूमत पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी एटमी कमीशन बराए अमन को मजबूर कर सकती है कि वो पांडिचेरी के एटमी मरकज़ का मुआयना करे। इस सियासी दबाव से भारतीय हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ मोहलक जंगजूयाना अज़ाइम से किसी हद तक रोका जा सकता है। अगर भारत पर इसका असर नहीं होता तो फिर इस माइक्रो फिल्म के एटमी फार्मूले की रोशनी में हम अपने वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के करोड़ों अफराद की ज़िंदगियाँ बचाने की खातिर इसका कोई ना कोई तोड़ दरियाफ्त कर सकते हैं। अब तुम समझ गए होगे कि मामले की नोयत तब्दील होकर कितनी अहम और संगीन हो गई है। मैंने अपने एजेंट के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ बड़े गौर से सुना था। मैंने सवाल किया कि चांकिया प्लान की जो माइक्रो फिल्म लाल किला दिल्ली के अजायब घर में तहखाने के लॉकर में बंद है, इसकी निशानी क्या है? जो इतलात मुझे बहम पहुँचाई गई हैं इसके मुताबिक ये माइक्रो फिल्म एल्यूमिनियम की जिस छोटी डब्बी में बंद है, इसके बाहर एक छोटा सा अशोक चक्र खुदा हुआ है जो भारत का सरकारी निशान है। एजेंट ने मुझे बताया कि एल्यूमिनियम की छोटी डिबिया पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से एटम बम के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। तुम्हें आज ही किसी वक्त वापस दिल्ली रवाना होना होगा। तुम वहाँ वज़ीर आज़म के इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हो और इस पोजीशन में हो कि इस मिशन को कामयाबी से हमकनार कर सको। इसके बावजूद तुम्हें इंतहाई होशियारी और दूरअंदेशी से काम लेना होगा, मगर इतना याद रखना कि हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। अगर तुम्हें जल्द अज जल्द माइक्रो फिल्म वहाँ से निकाल कर अपने दिल्ली वाले एजेंट को पहुँचानी है, मादरे वतन भी तुमसे यही तकाजा करती है।
मैंने तो पहले ही से अपने वतन पाक की सलामती की खातिर जान की बाजी लगा रखी थी और दुश्मनों के मुंह में बैठा हुआ था। मैं हर वक्त पाकिस्तान पर जान कुर्बान करने को तैयार था। अगरचे ये मिशन बहुत पेचीदा और उलझा हुआ था, मगर मुझे अपने अज़म बिला ख़ैज़ और अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा था। दिल्ली पहुँचने के बाद तुम शाम को हुमायूं के मकबरे में जाओगे। मकबरे के अकबी दालान की सीढ़ियों पर मजजूब के रूप में हमारा ख़ास आदमी मिलेगा। इस मिशन में जिन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है वो चीज़ें तुम्हें वो आदमी मुहैया कर देगा। तुम्हें इस मजजूब के पास जाकर मिठाई पेश करनी है और कहना है, बाबा जी ये मिठाई आपके लिए चांकिया ने भेजी है। मजजूब तुमसे पूछेगा वो हरामी खुद क्यों नहीं आया। इसके जवाब में तुम कहोगे वो हरामी जहन्नुम में पहुंच गया है। बस यही तुम्हारा कोड होगा। इसके बाद वो आदमी खुद तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मैंने इन अल्फाज को अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया। फिर पोशाली के बारे में पूछा कि वो कहाँ जाएगी, क्या इसे कोलंबो में ही छोड़ दूंगा। इसके जवाब में अपने एजेंट ने धीमी आवाज़ में कहा, पोशाली को दिल्ली में कोई नहीं जानता। इस मिशन में तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि वहाँ हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। ये सारा मिशन तुम्हें खुद ही मुकम्मल करना होगा। वो तुम्हें दिल्ली के हार्डिंग लाइब्रेरी में मिलेगी। इसने अपने सर के बाल मर्दाना अंदाज में तरशवा रखे होंगे और नीली आंखों को छुपाने के लिए स्याह कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखे होंगे। हार्डिंग लाइब्रेरी में वो असिस्टेंट केयर टेकर का काम कर रही होगी। हमारा एक ख़ास आदमी इसे ये नौकरी दिलवाएगा। तुम दिल्ली पहुंचने के एक हफ्ते बाद हार्डिंग लाइब्रेरी में पोशाली से मुलाकात कर सकते हो। वहाँ इसका नाम नाओमी होगा, जिसकी कौमियत इसराइली होगी। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने अपने एजेंट को बताया कि मेरे पास कुल मिलाकर 300 के करीब रुपए हैं। इसने बटुआ निकालकर मुझे 100 के 5 नोट दिए और कहा, ये अपने पास रखो, इसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। अब तुम यहाँ से निकलकर सीधे कोलंबो फोर्ट स्टेशन जाओगे। रात 3:10 पर तुम्हें टाली मीनार एक्सप्रेस मिल जाएगी। वहाँ से तुम स्टीमर पकड़कर बहरी हिंद चैनल पार करके भारत के साहिली बंदरगाह धनेशकोडी पहुँचोगे। इसके आगे दिल्ली पहुँचना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। पोशाली को मैं सुबह वहाँ से निकाल कर किसी दूसरे महफूज मकाम पर पहुँचा दूंगा। मैंने इसे खुदा हाफिज़ कहा और बाहर निकल गया। अब मेरी मंजिल दिल्ली थी। दिल्ली जहाँ से मैं गुंडों के हाथों अगवा होने का ड्रामा रचाकर रुपोश हुआ था। मैंने अपने अगवा में असलियत का रंग भरने के लिए दिल्ली से दूर किसी शहर से अपनी मंगेतर को अपने फटे पुराने कागज़ पर ख़त भी लिखा था। मुझे यकीन था कि यह ख़त सुजाता को मिल गया होगा और इसने ख़त पुलिस और मेरी इंटेलिजेंस चीफ तिवाड़ी को भी दिखा दिया होगा। मैंने ख़त में लिखा था कि ये लोग मुझसे 1 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे हैं जो मैं इन्हें नहीं दे सकता। इस ड्रामे का मकसद महज इतना था कि मुझे श्रीलंका पहुंचकर चांकिया प्लान वाले मिशन को तकमील तक पहुंचाने का मौका मिल सके। अब एक बार फिर मैं चांकिया प्लान के अधूरे मिशन को साथ लेकर दिल्ली इन लोगों के दरमियान जा रहा था, जिन्हें अगर पता चल जाए कि मैं असल में कैप्टन रामकिशन मेहता नहीं बल्कि गैर मुल्की जासूस हूँ और वज़ीर आज़म के ख़ास इंटेलिजेंस ब्यूरो में फर्स्ट सेक्रेटरी के ओहदे पर मामूर हूँ, तो 1001 मरतबा फांसी चढ़ाकर मेरी लाश कुत्तों के आगे फेंक देते। कुछ दूर जाने पर एक टैक्सी मिल गई जिसने मुझे कोलंबो के बड़े स्टेशन फोर्ट पहुंचा दिया। स्टेशन पर काफ़ी रौनक थी। ये चहल पहल और लोगों की रौनक मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती थी। मैं टिकट काउंटर की तरफ आ गया। मेरे कपड़े पोसीदा और आम वर्करों जैसे थे, इसलिए मैं 3rd क्लास की कतार में जाकर खड़ा हो गया। बारी आई तो मैंने टाली मीनार तक का 3rd क्लास का टिकट लिया और प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिया। स्टेशन की घड़ी रात के 2:15 बजा रही थी। टाली मीनार एक्सप्रेस अपने एजेंट के मुताबिक 3:10 पर रवाना होती थी, जबकि मुझसे सुकून के साथ एक जगह बैठा नहीं जा रहा था। मैं टहलता टहलता 2nd क्लास के एक वेटिंग रूम में आ गया। यहाँ कुछ लोग बैठ की आरामदेह कुर्सियों पर टांगे पिसारे आराम कर रहे थे। एक बूढ़ा सिनहाली अपनी चुकी दाढ़ी में छोटी सी कंघी फेर रहा था। मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुराए। मैं सीधा बाथरूम में दाखिल हो गया। कुछ वक्त बाथरूम में गुजारा। 3rd क्लास वेटिंग रूम की तरफ जाना मुनासिब नहीं था क्योंकि ये सब वेटिंग रूम खुली छत के नीचे थे और वहाँ मुझे पुलिस के कुछ सिपाही भी कैंटीन पर खड़े चाय वगैरह पीते दिखाई दिए थे। मैं प्लेटफॉर्म पर वापस आकर बेंच पर अकड़ू बैठ गया। ट्रेन के डब्बे प्लेटफॉर्म पर आकर लग गए। ये टाली मीनार एक्सप्रेस के डब्बे थे। मुसाफिरों ने हल्ला बोल दिया। मैं भी 3rd क्लास के एक डब्बे में आकर कोने में बैठ गया। 3:10 पर ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। इसे दूसरे दिन शाम के बाद लंका के शुमाली शहर टाली मीनार पहुँचना था। ये कोलंबो से टाली मीनार तक की सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन थी। वो स्टेशन पर स्टेशन छोड़े जा रही थी। मुझे नींद आ गई। आँख खुली तो दिन निकल आया था। मैंने नीम आंखों से मुसाफिरों का जायजा लिया। इनमें सिनहाली, तामल और बुद्ध-बख्शू भी थे। औरतें भी थी। ट्रेन एक सरसब्ज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई तो मैंने उतरकर नाश्ता किया। यहाँ ट्रेन को 15-20 मिनट रुकना था। कैंटीन के काउंटर पर गिरवे कपड़ों वाले एक बुद्ध-बख्शू ने करीब आकर हाथ जोड़ते हुए तामिल जुबान में पूछा, अनुराधापुर ट्रेन किस वक्त पहुँचती है? मैं तामिल जुबान जानता था, फिर भी मैंने अंग्रेज़ी में इसे जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। बुद्ध-बख्शू ने भी अंग्रेज़ी में जवाब दिया, वैसे मैं मदारस जा रहा हूँ। अनुराधापुर मेरा एक साथी बख्शू मुझसे मिलने आने वाला है।
तो दोस्तों अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।